हेलो एवरीवन, अन्यहासेयो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। और जीकेएस की प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी। बहुत लोगों ने तो अप्लाई भी कर दिया होगा, डॉक्यूमेंट्स भी अपने सेंड कर दिए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी फॉर्म फिलअप करने वाले प्रोसीजर में होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा आज मेरे पास थोड़ा बहुत छोटू सा टाइम था, तो क्यों ना एक एप्लीकेशन चेकलिस्ट की वीडियो बनाई जाए, जिसमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि एप्लीकेशन चेकलिस्ट में ऐसे कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, क्यों लगाने हैं। और बस, तो जो लोग अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं या जिनको प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट्स लगाने में, ये वीडियो उनके लिए है। और जो लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भेज चुके, अप्लाई कर चुके हैं एम्बेसी या यूनिवर्सिटी में, गुड जॉब। और आई होप आपका सारा प्रोसेस एकदम स्मूथ हो और आपका सिलेक्शन हो। फाइनली अब आप लोग आ जाइए, जो लोग अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, जिनको ढेर सारी कन्फ्यूजन है कि एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने कैसे हैं, तो उसके लिए मैं हूँ। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आराम से, आसानी से ये काम हो जाएगा आपका। और आई डू होप कि आपका सारा काम अच्छे से हो जाए, आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दें एम्बेसी या यूनिवर्सिटी, और फाइनली आपका इंटरव्यू, आपका सिलेक्शन हो और आप कोरिया जाओ। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये रहा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये इसका वेरी फर्स्ट पेज लिखा हुआ है क्या? चेकलिस्ट। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है वो ही एप्लीकेशन चेकलिस्ट है आपकी। और आपकी कन्वीनियंस के लिए वो चेकलिस्ट दी गई है ताकि आप सीरीज वाइज डॉक्यूमेंट्स लगाओ और उसको एक बार फॉर्म भरने के टाइम क्रॉस चेक कर लो, और जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स मिस भी ना हो और प्रॉपरली अरेंज हो जाएं और लग जाएं। ठीक है, तो जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते जाओगे, वैसे वैसे आप लगाते जाओगे और वैसे वैसे चेकलिस्ट में आप टिक करते जाओगे। बट ऐसा करना नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म तो आप एक ही बार भरने जाओगे ना साइबर कैफ़े पे। तो इसी वजह से चेकलिस्ट देख देख के उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करते जाओ। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही अरेंज करने हैं। इधर उधर किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत बार तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सीरीज़ वाइज अरेंज करके नहीं भेजते यूनिवर्सिटी में, तो क्या होता है कि वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर देंगे, दे विल सेंड योर डॉक्यूमेंट्स बैक। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपको वापस ईमेल करेगी कि आप उनको रीसेंड करो डॉक्यूमेंट्स, वापस डॉक्यूमेंट्स भेजो प्रॉपरली अरेंज करके चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है। गाइडलाइंस एकदम अच्छे से फॉलो करिए, वरना तुरंत आप छट जाओगे, तुरंत आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब लाइट थोड़ी अच्छी आ रही होगी। एनीवेज, तो चेकलिस्ट में सबसे पहले यही आता है कि आपको क्या करना है। तो मोस्टली चेकलिस्ट में लोग टिक करते हैं आई एम सो सॉरी, मोस्टली चेकलिस्ट में लोग टिक करते हैं। ऑफकोर्स टिक करने का ही ऑप्शन होता होगा, बट व्हेन आई वेंट टू द साइबर कैफ़े, वहाँ पे टिक करने का ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर मैंने क्रॉस वाला मार्क चूज़ किया और फिर जो जो चीज़ें मैं सेलेक्ट कर रही थी उस पर क्रॉस टिक मार्क एज अ चेक मार्क लगा रही थी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और वो लोग समझ जाएंगे आप जिस भी चीज़ को चेक कर रहे हो या क्रॉस कर रहे हो। क्रॉस मतलब चेक ही एक तरह से होता है। ठीक है, तो टिक मार्क हार्डली अवेलेबल होता है, इस वजह से हम लोगों ने दूसरा मार्क चूज़ कर लिया था चेकलिस्ट को टिक करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आपको फॉर्म में ये देखना है कि आप कौन से ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो, आपको उस पर टिक करना है, उसको चेक करना है। चेकलिस्ट पे उसी ऑप्शन पे आपको जाना है और क्लिक करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो। पहले तो ये श्योर हो जाए एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो या यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो। फिर एम्बेसी या यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दो, चेकलिस्ट कर दो, चेक मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है? दूसरी चीज़, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, ये यूनिवर्सिटी ट्रैक वाले एप्लीकेंट्स के लिए है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखो। एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि फॉर्म भरते टाइम कोशिश करो कि ब्लॉक लेटर्स, बोल्ड लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में फॉर्म भरो। ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर एक ही होता है, तो बोल्ड नहीं, ब्लॉक लेटर्स में ही फॉर्म भरो। तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको सबसे पहले लिखना है। टाइप द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक स्टूडेंट्स, और यूनिवर्सिटी का नाम एकदम सही लिखना। ठीक है,
यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद एप्लीकेंट का फुल नेम लिखना है। राइट योर नेम, फुल नेम करेक्टली। उसमें भी सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले आपको अपना फैमिली नेम लिखना है, फिर फैमिली नेम को ही टाइटल कहते हैं, तो सबसे पहले फैमिली नेम या टाइटल लिखना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखना है अगर आपके पास है तो नेम लिखने का भी उन्होंने ऑर्डर दिया है कि एप्लीकेंट को अपना नेम कैसे लिखना है। सबसे पहले फैमिली नेम लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है, गिवन नेम, उसके बाद मिडिल नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है गरिमा कुमारी श्रीवास्तव, ठीक है, मेरा नाम है गरिमा कुमारी श्रीवास्तव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले श्रीवास्तव लिखेंगे, फिर गरिमा लिखेंगे, फिर कुमारी लिखेंगे। तो आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले सरनेम लिखना है या टाइटल लिखना है, उसके बाद आपका गिवन नेम लिखना है, जो आपका नाम है वो लिखना है, उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो वो लिखना है। तो आई थिंक ये भी सॉर्टेड है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी या एम्बेसी टिक करना है, उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वो उसका नाम लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का स्टेप है कंट्री। हाँ, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप उसका नाम लिखो, फॉर एग्जांपल इंडिया, सिंपल। और फिर फोर्थ वाला है, फोर्थ वाली तो पूरी उसके बाद चेकलिस्ट ही आती है कि उसमें आपको क्या क्या करना है। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कोर्स आप प्रोवाइड ही कर रहे हो, आप पूरा फिलअप करके दे ही रहे हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म पे चेक करना है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट जो एप्लीकेशन फॉर्म में ही होता है उस पर टिक करना है। उसके बाद स्टडी प्लान है, फिर रिसर्च प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल उनके लिए जो पीएचडी या पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 1 LOR इसमें उसके बाद दिया हुआ है रिसर्च प्रपोजल के बाद। तो 1 LOR जनरली दिया हुआ है, बट आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने LORs चाहिए उतने LORs लगेंगे। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले भी बताया था कि वह 1 LOR नहीं, एटलीस्ट 2 LOR तो आप बनवाओ। तो LOR लिखा हुआ, तो LOR आपको अटैच करना है। LOR का सिंपल सा वही रूल है कि आपके पास LOR का फॉर्म आएगा, वो आपके प्रोफेसर फिलअप करेंगे, उसके साथ एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो अलग से लिखेंगे आपके लिए प्रॉपर, और उसको फिर एक एनवलप में फॉर्म के साथ लेटर के साथ डालेंगे सिग्नेचर करके। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टैम्प होना चाहिए, सील होना चाहिए, और एनवलप पे रखेंगे वो आपका LOR और फॉर्म, उस पर भी सील और स्टैम्प होना चाहिए कॉलेज का, ठीक है। तो LOR का सिंपल सा फंडा है आपका LOR के साथ जो फॉर्म है आपके प्रोफेसर एक एनवलप में रखेंगे, वो एनवलप सील होना चाहिए, साइन होना चाहिए आपके प्रोफेसर के द्वारा। ऑल्सो जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी साइन और सील होना चाहिए, ठीक है। अब लेटर ऑफ इन्विटेशन के बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बाद जो 6th नंबर है वो है लेटर ऑफ इन्विटेशन। लेटर ऑफ इन्विटेशन जनरली रिसर्च स्टूडेंट्स को पहले से मिल गया रहता है अपनी यूनिवर्सिटी से। अगर उन्होंने प्रोफेसर के थ्रू कांटेक्ट किया या प्रोफेसर ने उन्हें परमिशन दे दी आने के लिए जीके स्कॉलरशिप के थ्रू, तो वो लेटर ऑफ इन्विटेशन अटैच करते हैं। जनरली ये कोरियन यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसर्च एप्लीकेंट्स को पहले ही दे दिया जाता है, तो वो लोग अटैच कर देते हैं। लेटर ऑफ इन्विटेशन के बाद है GKS एग्रीमेंट। तो GKS फॉर्म में ही GKS एग्रीमेंट होता है, वो आपको चेक करके दे देना है, वो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद है पर्सनल मेडिकल एग्रीमेंट। पर्सनल मेडिकल एग्रीमेंट में पर्सनल मेडिकल एग्रीमेंट में बेसिकली आपके कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी फुलफिलमेंट की जानी है। तो वो पर्सनल मेडिकल का एक आपको फॉर्म मिलेगा, उस पर सारा चेकलिस्ट कर देना है। वो सारे आपको मेडिकल टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद ही वो फिलअप करके देना है, ठीक है। पर्सनल मेडिकल एग्रीमेंट फॉर्म के बाद आता है कॉन्सेंट फॉर्म। कॉन्सेंट फॉर्म यही कि आप परमिशन देते हैं कि आपके सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है कलेक्ट किए जाए और इवैल्यूएट किए जाए, वही पर्सनल कॉन्सेंट फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 9, ठीक है। वो आपकी मर्जी बताता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अलाउ कर रहे हो किसी दूसरों को इवैल्यूएट करने के लिए अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कॉन्सेंट फॉर्म के बाद पेरेंट्स का सिटीजनशिप प्रूफ है। पेरेंट्स का सिटीजनशिप प्रूफ मैंने बताया था क्या लगाना है, और उसके साथ फैमिली रजिस्टर और बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है। तो फॉर्म नंबर चेकलिस्ट में 10th पॉइंट यही है कि पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और फैमिली रजिस्टर या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। 11th क्या है? 11th पॉइंट है कि बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट लगाना है और बैचलर्स डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट लगानी है। बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट मतलब जो बैचलर्स आपने की हो उसका डिग्री लगाना है, उसके साथ ट्रांसक्रिप्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स 12th नंबर है मास्टर्स डिग्री सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट है, वो दोनों चीज़ लगानी है आपको। 13 नंबर अगर आप डॉक्टरेट पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो
आपको डॉक्टरल की डिग्री लगानी है, और सॉरी मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो बैचलर्स का लगाना है, ठीक है। और मास्टर्स के लिए अप्लाई करो तो बैचलर्स का लगाना है, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। और अगर पोस्ट डॉक के लिए डॉक्टरेट पीएचडी के लिए अप्लाई करो तो मास्टर्स का डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लगाना है। फिर अगर आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पीएचडी का डिग्री और डॉक्टरल डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लगाना है। तो ये जो सिंपल है, ये तो मैंने बहुत पहले से ही अपने वीडियोज़ में बताया है। 14th नंबर है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड थे, कहीं काम करते थे किसी बड़ी कंपनी में, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, वही है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो आपके ऑफिस वाले दे देंगे, उसमें कुछ इशू नहीं है। अब 14th के बाद 15, 16, 17 उनके लिए है जो लोग कोरियन हैं, नॉट फॉर अस, सो लीव इट। इफ़ यू आर नॉट कोरियन तो लीव इट, हमारे लिए नहीं है वो। उसके बाद 18th क्या है, 18th और 19 टीचिंग प्रोफेशंस के लिए है। टीचिंग प्रोफेशनल्स जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जीकेएस के लिए, जीकेएस जी 2023 के लिए, उनके लिए है कि टीचिंग प्रोफेशनल्स टीचिंग सर्टिफिकेट लगाना, उन्होंने कितने दिन पढ़ाया, टीचिंग ड्यूरेशन क्या थी, वो सारे प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट्स लगाने। 19 तक हो गया। 20 वाला पॉइंट है एप्लीकेशन चेकलिस्ट में कि अगर आपके पास वैलिड टॉपिक टॉयफल या आइल्स का सर्टिफिकेट है तो आप वो ज़रूर से लगाइए। 21 पॉइंट है अगर आपके पास एक्स्ट्रा अवार्ड या सर्टिफिकेट्स हैं जिसका आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, तो आप वो लगाइए। और लास्ट पॉइंट है आपको अपना पासपोर्ट कॉपी का फोटोकॉपी लगाना है। योर पासपोर्ट photocopies to be added in the application form. तो आई होप द एप्लीकेशन चेकलिस्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइज। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एप्लीकेशन चेकलिस्ट बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने और कैसे कैसे उसको टिक मार्क करते जाना है, चेकलिस्ट पे चेक करते जाना है। So guys, before closing the video, I wanted to share with you guys a very important information. एक बहुत ज़रूरी information आपके साथ ये शेयर करनी थी कि I have come across a very famous ट्रैवल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी कंपनी जिसका नाम ये है और लिंक ये है, ठीक है। विजार्ड टेक्नोलॉजीज़ उनका नाम है। वो काफ़ी फेमस और रिनोड कंसल्टेंसी कंपनी है, प्लस ट्रैवल मैनेजमेंट भी उनके अंडर आता है। और दे आर वेरी फेमस फॉर अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, एम्बेसी अटेस्टेशन, अपोस्टाइल, एचआरडी अटेस्टेशन हो गया, वीज़ा असिस्टेंस आपको चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने किसी भी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराने हैं, या एयर टिकट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, बहुत सारी सर्विसेज प्लस ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और दे आर रियली वेरी फेमस। और आई थॉट टू शेयर विथ यू गाइज देयर इन्फॉर्मेशन। लिंक उनका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी सारी डिटेल्स दे दूँगी। आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे अच्छे से अपोस्टाइल अटेस्ट करा सकते हैं उनके यहाँ से। ना केवल साउथ कोरिया के लिए वो लोग करते हैं, बट ऑल्सो अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो आप ज़रूर से ज़रूर उनकी कंपनी विज़िट करिए, उनकी साइट पे विज़िट करिए और अपना अटेस्टेशन अपोस्टाइल करा सकते हैं। बिकॉज बिना उसके आपके डॉक्यूमेंट्स लीगल होंगे नहीं। तो बस ये एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। बाकी अच्छे से अप्लाई करिए, अच्छे से फॉर्म भरिए। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जीकेएस का कैसे फिलअप करना है। ये तो एक एप्लीकेशन चेकलिस्ट थी ताकि आपको पता चल जाए कैसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके प्रॉपरली भेजने हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, हैप्पी अप्लाइंग, बोरा है आई पर्पल यू, बाय। सो गाइज, ये रहे विजार्ड.in, न्यू दिल्ली की ये कंपनी है। ये उनका पेज खुल गया जिस पे हम जाएंगे और उसके बाद ये रही विजार्ड टेक्नोलॉजी की लिंक, और लिंक पे जाने के बाद आपको इनकी सारी सर्विसेज दिख रही होंगी मेरे स्क्रीन पे। तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी। और देख लीजिए इनकी सर्विसेज इतनी सारी हैं, तो आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो और फिर आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट और ईजी हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़ में अप्लाई करना या कोई भी कंसल्टेशन लेना।